हमारे भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता मजदूर महासंघ बना है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री प्रहलाद पटेल जी। 3 बार सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और एक ऐतिहासिक रैली 25 तारीख को दिल्ली में करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि प्रहलाद पटेल जी आपको संबोधित करें। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता मजदूर महासंघ की पहली ये असंगठित मजदूरों की रैली 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जन्म जयंती पर है। 9 दिसंबर 2011 को 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस होता है। उसके पूर्व संध्या पर 2011 में हमने एक जंतर मंतर पर धरना दिया था, जिसमें हमारी 10 सूत्री मांगें थी। लेकिन उसमें मांगों पर हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई ध्यान न देने के बाद हमने फैसला किया कि हम 25 सितंबर को 1 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का प्रदर्शन रामलीला मैदान में करेंगे। और उन बातों को लेकर हमने 11 सूत्री अपनी मांगें रखी है, जिसमें प्रमुखता हमने दी है कि इस देश में जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उसके 50 साल के बाद में बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जहां पर उसको ना तो कोई रोज़गार मिलता है, ना उसके पास वैकल्पिक रोज़गार है। और इस बात को ध्यान में रखकर हमने कहा कि उस असंगठित क्षेत्र के मजदूर को 1500 रुपया मासिक पेंशन का प्रबंध होना चाहिए। कट एज पर इस देश में बहस हो सकती है, क्योंकि देश का कानून कहता है कि जब तक वेज तय नहीं है, वेतन तय नहीं है, तो पेंशन नहीं हो सकती। दूसरी बात हमने उसमें कही है कि हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है, देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, वो महंगाई बढ़ाने वाली है, रोज़गार खत्म करने वाली हैं। ऐसी स्थिति में जो देश के सामने 43 करोड़ 40 लाख असंगठित मजदूर हैं, जिनको 62 ट्रेडों के भीतर लिस्ट किया गया है, 5 के लिए तो कानून है, 57 के लिए कोई कानून नहीं है। बगैर सामाजिक सुरक्षा के उसको कम से कम ऐसे विदेशी लोगों के सामने, जिनको मैं कहता हूँ बड़ी कड़ी भाषा में, कि हम अगर उघारे नंगे लोगों को बिना कवच के भेड़िया के सामने छोड़ देंगे तो देश के लिए हितकारी नहीं होगा। शिक्षा के व्यवसायीकरण के बाद किसी गरीब आदमी के बच्चे ने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके उच्च या तकनीकी शिक्षा में अपना प्रवेश चाहा है, तो उसको कम से कम उसकी फीस मुफ्त होनी चाहिए। ऐसी मांगों को लेकर हमने बात कही है। एक और बात हमने कहा पीएफ पहले 1996 में जो भी देश के सेंट्रल के लॉ हैं, उनमें अगर लेबर कार्ड बनना है, तो आज भी देश के भीतर कानून तो भारत सरकार का है, लेकिन राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सारे राज्यों में अलग अलग है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य या कुछ एनडीए शासित राज्य, जहाँ पर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन से लेके उनकी नीतियों पर ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि पीएफ का मामला है। 1996 के निर्माण मजदूरों के समय जो कानून बना था, उसमें 2 बातें कही गई थी कि अगर रजिस्ट्रेशन लेबर का होगा तो ठेकेदार के दस्तखत होंगे, और दूसरा था कि कोई मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन। अब आज इंडिविजुअल व्यक्ति का भी पीएफ नंबर मिलने लगा है, लेकिन कानून से वह अनिवार्यता अलग नहीं हुई। तो मैं ये कहूँगा कि जो कानून असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है, उसमें तो कमियाँ हैं, लेकिन कुछ के लिए तो कानून ही नहीं है। तो कुछ में सुधार की आवश्यकता है और कुछ को नए कानून की ज़रूरत है। मुझे कल जब मैंने परसों जब प्रधानमंत्री जी जब इस देश को संबोधित कर रहे थे, तब मुझे एक बात का कष्ट भी है और इस बात की आपत्ति भी है कि उन्होंने देश को संबोधित किया है एफडीआई को लेकर, लेकिन उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं पर शायद अगर वो देश को संबोधित करते तो शायद देश की राजनीतिक दिशा बदलती और ये तय होता कि देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो 43 करोड़ 40 लाख दिसंबर 2010 का पार्लियामेंट का आंकड़ा है, उस गरीब आदमी की सोशल सिक्योरिटी का सवाल कहीं उसका हल होता, उसका कहीं रास्ता निकलता। कानून है या नहीं, इन सब बातों पर कहीं ना कहीं फैसला होता है, ऐसा मेरा मानना है। सेनगुप्ता रिपोर्ट के आधार पर एक बहुत मांग हमने की है। हमने एक सुझाव भी दिया सरकार को, दिया था 1 साल पहले, कि आप आधार कार्ड देश भर के भीतर बना रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। आप उस गरीब आदमी को या तो उसका पीएफ नंबर उसको बना देते या पीएफ नंबर उस आधार कार्ड में डाल देते, तो शायद जैसे कॉमनवेल्थ का उदाहरण आप सबके सामने है कि हज़ारों करोड़ रुपया पीएफ का सी दिल्ली में
उस गरीब आदमी का कटा। 1 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया, और जो देश का कानून है कि अगर 1 साल तक कोई क्लेम नहीं होता तो उसको राज्य सरकार अपने विवेक से अपना उपयोग कर सकती है, और वो दिल्ली में घटा हम सब की आंखों के सामने। 100% गरीब आदमी का पीएफ का पैसा सड़क या पुलिया में लग गया, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य मैं नहीं मानता। तो हमने सुझाव भी दिया कि आधार कार्ड में उस पीएफ नंबर, उसका नंबर या तो पीएफ नंबर उस गरीब आदमी का बना दिया जाए या पीएफ नंबर आधार कार्ड में डाल दिया जाए। 5 एकड़ के किसान पर हमने एक नई बहस की बात की है कि जो भी उसका तरीका हो, कहीं बीघा चलता है, कहीं एकड़ चलता है, लेकिन असंचित किसान, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, मैं नरसिंहपुर जिले में वहाँ से आता हूँ जहाँ एशिया की उपजाऊ भूमि में, वहाँ की बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक कोई परिभाषा होनी चाहिए कि जो ज़मीन परिवार को पाल नहीं सकती और बाद में ज़मीन होने के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आ सकता, ऐसे लोगों को या तो कृषि मजदूर घोषित किया जाए या कोई वैकल्पिक प्रबंध हो। इस प्रकार की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है। मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त है। जैसा प्रहलाद जी ने बताया, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की ऐतिहासिक रैली कल है और इतनी बड़ी रैली पहली बार हो रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर बड़ी तादाद में 1 लाख की संख्या में दिल्ली पर दस्तक देंगे। दिल्ली में 1000-2000 लोग भी कहीं बैठ जाते हैं तो दिल्ली में और देश में उसकी चर्चा होती है, लेकिन 1 लाख लोग, वो भी असंगठित क्षेत्र के, वो कहीं से भी जिनकी चर्चा कहीं नहीं होती है, जो समाज, जो आज कॉरपोरेट के दौर में जो समाज में अंतिम सीढ़ी पर खड़े, वैसे लोग जमा करने का काम प्रहलाद पटेल साहब की क़यादत में हो रहा है, जिसके बारे में आपको उन्होंने बताया और आप सब वहाँ आमंत्रित भी। आज एफडीआई पर चर्चा हो रही है। माननीय अडवाणी जी का ब्लॉग आया है और उसमें उन्होंने विस्तार से उस बात का जिक्र किया है। आपको उनका ब्लॉग मिल गया होगा, जिसमें एनडीए सरकार के वक्त कांग्रेस के नेता प्रियरंजन दास मुंशी साहब ने एफडीआई लेकर एनडीए सरकार आ रही है, इस तरह का प्रश्न खड़ा किया था और उसका जवाब प्लानिंग मिनिस्टर के नाते अरुण शौरी जी ने दिया था और कहा था कि सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं। जब सरकार रहती है तो कई तरह के नोट सरकार के पास आते हैं, लेकिन हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सबसे बात करके सबको विश्वास में लेकर निर्णय करते थे, उन्होंने, क्योंकि हमारे पार्टी में भी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार नहीं थे, विपक्ष भी इस पर एतराज़ कर रहा था, और तब कांग्रेस के नेता ने एफडीआई को देश के हित में नहीं बताया था। तो अटल जी ने की सरकार ने एफडीआई को उसी वक्त ब्लॉक कर दिया था। आज अखिलेश यादव जी का बयान आया है। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बड़ा अर्थशास्त्री बताया है और लेकिन मनमोहन सिंह जी को बड़ा अर्थशास्त्री बताते हुए आज जो आर्थिक हालत है वो उनके वजह से ख़राब हुई है, इसका जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के नेता रोज़ यूपीए सरकार की गलत नीति पर अपना प्रवचन देते हैं। ऐसे इस देश में हर पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात मीडिया के ज़रिए, सभा के ज़रिए देश के सामने रखे। अखिलेश जी ने विरोध तो किया है, जिम्मेदार तो मनमोहन सिंह जी की सरकार को, मनमोहन सिंह जी को बताया, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट को समर्थन देते रहेंगे, इसका भी जिक्र बार बार कर रहे हैं।
जब से सपा और कांग्रेस के बीच में न्यूक्लियर डील के वक्त डील हुई है, वो डील अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। देश इंतज़ार कर रहा है कि न्यूक्लियर डील में तो डील हो गई और उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार को समाजवादी पार्टी ने बचाया और बचाने का मुकदमा अभी अदालत में चल ही रहा है। उस पर जांच अभी एक तरफा हुई है। जो विसिल ब्लोअर थे वो तो जेल भी होकर आ गए, जो जिम्मेदार थे वो सत्ता का मज़ा ले रहे हैं। और अडवाणी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बात का जिक्र किया था जब उन्होंने आसाम की घटना पर बोलते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह अनैतिक तरीके से वो सरकार बचाई गई थी। उस वक्त भी बचाने में वो सरकार बचती हुई दिख नहीं रही थी। पूरा देश उस सरकार के खिलाफ था। तब भी संकट मोचक बनकर मुलायम सिंह जी कांग्रेस के लिए आए थे। आज भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की संकट मोचक की भूमिका से हटी नहीं है और समाजवादी पार्टी के पास ऐसे अवसरवादी कई बार उनके बयान आए हैं और जब जब अवसर मिलता है अपना बयान बदलते रहते हैं। एक पुराना जो फार्मूला है सांप्रदायिकता, जो देश में कहीं ज़्यादा दिख नहीं रही है यूपी के अलावा या थोड़ा आसाम में, देश में सांप्रदायिक सौहार्द है। लोग सांप्रदायिक शब्द को भूल रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक शब्द को कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर लाकर उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ऐसे लोग, समाजवादी पार्टी ये भी ऐलान करती है कि हम एफडीआई रिटेल के खिलाफ हैं, हम प्रस्ताव ला सकते हैं, तो आप 3 साल की उपलब्धि का डिनर भी खा सकते हैं। उनकी किताब उपलब्धियों को लेकर खड़े होकर ऐसे तस्वीर भी खिंचा सकते हैं। जब भी पार्लियामेंट में मौका आया है न्यूक्लियर डील के बाद, चाहे महंगाई पर कट मोशन जब हम लोग लाए थे तब आप कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। पीएसी की बैठक में कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। जेपीसी की बैठक में कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं और एक तरफ विपक्ष में रहने का भी ढोंग कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी मानते हैं कि ये सरकार की अर्थनीति ठीक नहीं है और मनमोहन सिंह जी जिम्मेदार हैं, तो फिर इस सरकार के बने रहने के जिम्मेदार कौन हैं? ये भी जवाब देना चाहिए। ये भी देश के लोग जानना चाहते हैं कि आपका दिल कहाँ है और दिमाग कहाँ है। आप दिल से किसके साथ हैं और दिमाग से किसके साथ? पूरा देश इस सरकार के खिलाफ है और आप जानते हैं कि जो शब्द का चुनाव करते हैं सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए, तो ऐसी कोई ताकत सांप्रदायिक शब्द का उपयोग कर कर के कई बार यूपी की सत्ता ले चुके समाजवादी ये जान ले कि समाजवादी पार्टी और सांप्रदायिकता का चोली दामन का रिश्ता। जब भी समाजवादी पार्टी आई है उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। जब हमारा शासन था हमने भी दंगा मुक्त शासन दिया था उत्तर प्रदेश में। उससे पहले भी कई और सरकार भी आई, लेकिन आज सांप्रदायिकता कहाँ है? सबसे ज़्यादा आपके शासन में है। समाजवादी पार्टी की सरकार के 6 महीने नहीं हुए, कोसी कला में दंगा हुआ, मथुरा में, प्रतापगढ़ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, बरेली में 1 महीने में 2 बार हो गया, लखनऊ में हुआ जहां
महावीर जी की प्रतिमा तक तोड़ी गई। और गाजियाबाद में वो याद ताज़ा हो गई जो कांग्रेस के ज़माने की थी। मसूरी में दो समाज के बीच में नहीं, बल्कि पुलिस की गोली से अल्पसंख्यक वहाँ मरे, जिस पर आज कुछ पैसा भी बांटकर ये आए। तो फसाद होगा, दंगा होगा आपकी हुकूमत में, और आप कहेंगे कि सांप्रदायिकता को रोकने के लिए आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। देश में कोई यकीन नहीं करेगा। कुछ और बहाना तलाशिए। ये पुराना बहाना है, हर पुराना गाना बार बार नहीं बजता है। कुछ नई धुन सुनाइए। ये सांप्रदायिकता की धुन सुन सुनकर देश के लोग तंग आ चुके हैं। देश में एक अच्छा सौहार्द का वातावरण है, और ख़ासकर जहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उससे समाजवादी पार्टी को सीखना चाहिए कि किस तरह से सौहार्द का वातावरण बनाया जाता है। हमारी सरकारों ने सौहार्द का वातावरण बनाकर दिखाया है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर तत्कालीन वित्त मंत्री और आज के महामहिम राष्ट्रपति जी ने पार्लियामेंट को वचन दिया था कि एफडीआई रिटेल तब लेकर आएंगे जब पार्लियामेंट का विश्वास जीतेंगे। और ये सरकार एफडीआई रिटेल लेकर आई जिस दिन भाजपा एनडीए के साथ अन्य विपक्षी दल के लोग भी सड़क पर उतरे, जिस दिन देश की जनता सड़क पर उतरी, उस दिन ये सरकार देश की जनता को चिढ़ाने के लिए एक तुगलकी आदेश जारी किया कि एफडीआई रिटेल सेक्टर में आएगा। उस पर इस सरकार से कोई उम्मीद तो है नहीं। अब मुलायम सिंह जी इस सरकार से बहुत उम्मीद से हैं, वो उम्मीद लगाए हुए हैं, तो उसका जवाब वही देंगे कि उनके मन में प्रस्ताव लाने का विचार क्यों आया, और उनके प्रस्ताव से क्या ये सरकार कोई अपने में परिवर्तन करने वाली है। उनके सहमति से, उनके सपोर्ट से ये सरकार चल रही है, और अगर वो अपने सपोर्ट के बावजूद एफडीआई पर कोई फैसला नहीं करा सक रहे हैं, तो ये प्रस्ताव का विचार उनके मन में क्यों आया, ये भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहती। कांग्रेस शासित राज्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक के साथ घोर अन्याय हो रहे हैं, और ये सारी घटना कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है। इस पर खासकर जिस तरह से अनुसूचित जाति समाज के साथ ये अन्याय हिसार में हुआ है, सोनिया जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अपनी सरकार को पूरी तरह से तंबी करना चाहिए। तंबी उर्दू वर्ड है, इसको डांट फटकार लगानी चाहिए, और इसकी जिम्मेदार लोगों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया था, तब हम लोगों ने एक सवाल उठाया था, और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ से बैठे हुए कहा था कि सरकार कह रही है कि देश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, तो आप सरकारी खर्चे में कटौती कीजिए, आप घाटे को कम कीजिए, मंत्रियों की जो लाल बत्तियाँ हैं उसमें थोड़ा डीजल और पेट्रोल डालना कम कीजिए, विदेशी दौरे थोड़ा कम कीजिए, ये जो एडवर्टीजमेंट पर सरकार बहुत खर्च कर रही है इसको कम कीजिए। उसकी जगह वो इस पर और ज़्यादा ऐड कैंपेन बनाने के लिए आगे बढ़ें, और ऐड कैंपेन भी अजीब अजीब तरह का आ रहा है। एक ऐड कैंपेन तो मैंने देखा, कोई अल्पसंख्यकों को लोन लेने वाला ऐड कैंपेन। भारत में मुसलमानों के बारे में जो कांग्रेस की तस्वीर है, कांग्रेस मुसलमानों को किस नज़र से देखती है, वो ऐड में झलकता है। और उस ऐड में एक पात्र को टोपी पहनाकर, गले में काला तावीज़ पहनाकर,
और उसके 800 रुपये बाकी दिखाकर बच्ची के साथ उसको लोन ऑफिस में भेजकर ये बताया है, उसमें ये नहीं बताया कि ये हालत हुई कैसे। आज़ादी के 60 सालों में अगर अल्पसंख्यकों की ये तस्वीर कांग्रेस के मन में है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ उनको आगाह करना चाहता हूं कि हम देश की तरक्की में अल्पसंख्यकों को बराबर की भागीदारी बराबरी देना चाहते हैं, लेकिन उनका जो एड कैंपेन है उसमें कांग्रेस की सोच पता लगती है, सरकार की सोच पता लगती है। और सरकारी खर्चे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे को कम करने की जगह आर्थिक संकट में आजकल सरकार अपने कई प्रचार को और ज़्यादा बढ़ा दिया और देश के संबोधन में उन्होंने देश को कहीं नहीं बताया कि वो सरकारी खर्चे में कोई कटौती करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम देश में लागू नहीं होने देंगे, तो हम तो पहले ही अपना स्टैंड देश के सामने बता चुके हैं। अलग अलग हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, एक राज्य की पार्टी नहीं है ये। इसलिए हम जब निर्णय करते हैं तो हमारा निर्णय अपनी पार्टी के नीचे इकाई से लेकर ऊपर इकाई तक एक निर्णय होता है। लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी एफडीआई के मुद्दे पर गंभीर मतभेद उभर रहे हैं और बहुत से लोग हैं कांग्रेस में जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और ये मुल्क बाज़ार बन जाए इसके बहुत से लोग खिलाफ हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अगर कहा है तो बहुत हिम्मत का काम किया है। मुझे लगता है और भी मुख्यमंत्री देश के अन्य राज्य में जहाँ पर कांग्रेस का जो भी बचा खुचा शासन है वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।